पहला हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक रिफॉर्म था पहला कर्तव्य, ठीक है। दूसरा कर्तव्य क्या था? स्टेट कैपेसिटी। दूसरा कर्तव्य क्या था? स्टेट कैपेसिटी। तीसरा जो कर्तव्य है इकोनॉमिक सर्वे का, वो क्या है? मतलब हाँ, सबका साथ सबका विकास सबका संवाद, ठीक है। सबका साथ सबका विकास सबका संवाद, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा कर्तव्य की बात कर रहे हैं यहां पे। तीसरा कर्तव्य था बजट का, आवर विजन इज सबका साथ सबका विकास टुवर्ड्स अ विकसित भारत। हम लोगों ने दो कर्तव्य कर लिया है पिछली क्लास में, ये तीसरा कर्तव्य है और फाइनल कर्तव्य है। बजट की आप लोगों की एक या दो क्लास और होगी, आप लोगों का बजट कंप्लीट हो जाएगा। हमारा तीसरा कर्तव्य विकसित भारत की दिशा में सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण का अनुरूप है। आप लोग एक्सचेंज कर लीजिए सीट, अगर बात करना है तो आप हल्ला मत कीजिए ना, ठीक है। पहला है फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, ठीक है। किसानों की आयों में वृद्धि, किसान की आयों में वृद्धि, ठीक है। फार्मर इनकम बढ़ाना है। अब फार्मर इनकम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? यहां पे हम लोग, हमारा विजन क्या है? सबका साथ सबका विकास। विजन जो है वो है इंक्लूसिविटी का, इंक्लूजन का, समावेश विकास का, इंक्लूसिविटी का विजन है। तो उसमें जो सबसे पहला जो लिया गया है वो किसानों को लिया गया है कि किसानों की इनकम को कैसा बढ़ाएंगे, फार्मर इनकम। बेसिकली एग्रीकल्चर की बात की गई है, किसकी? एग्रीकल्चर, कृषि की बात की गई है। सबसे पहले किसका है? फिशरीज की बात की गई है, मछली पालन, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो उस योजना के अंतर्गत क्या बोल रहा है? 500 जलाशय और अमृत सरोवरों को समेकित विकास के लिए पहल करेंगे, ठीक है। जो आपके कोस्टल एरियाज हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, तटीय एरिया हो गए, जो कोस्टल एरियाज, उसमें जो रिजर्वायर है वहां पे फिशिंग के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक रिजर्वायर खोलने की बात की है, ठीक है। अराउंड 500 रिजर्वायर और अमृत सरोवर जहां से हम लोग मछली पालन कर सकते हैं, उनको अपग्रेड करना और उनके लिए एक नई पहल चालू करने की शुरुआत गवर्नमेंट इस बजट में की है, ठीक है। दूसरा क्या है? तटीय क्षेत्र में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना। मतलब कोस्टल इलाके में वैल्यू चेन, वैल्यू चेन मतलब जितने भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, उसमें आपको मछलियां, अगर जो फिश खाता है, फ्रेश फिश मिलती है। आप लोग लिक्स्टर ऐप सुने होंगे, लिक्स्टर ऐप है जो बड़ी बड़ी सिटीज में चलती है, वो आपको फ्रेश फिश देती है, वो भी मैरिनेटेड। मैरिनेटेड मतलब उसमें मसाला वगैरह सब रहेगा, ये जस्ट आपको गर्म करना है और आपको खा लेना है। तो कोस्टल वैल्यू चेन का मतलब ये है कि आप लोगों का लॉजिस्टिक्स इतना अच्छा होना चाहिए कि फिश डायरेक्टली सिटीज तक पहुंच सके। तो कोस्टल एरियाज में लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन को बढ़ावा देने की बात की है, ठीक है। फिशरीज सेक्टर में पहली बार फिशरीज सेक्टर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। अभी तक हम लोग सिर्फ एफपीओ पढ़ते थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब एक किसानों का समूह जो एक एकता के साथ अपने बेहतरी के लिए काम करता हो। लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं? पहली बार फिश सेक्टर में हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की सेटअप करेंगे फिश में। और सेम चीज किसमें कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में भी हम लोग सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। पशुपालन में भी क्या लिखा है यहां पे? लाइव स्टॉक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसान उत्पादक संगठन, किसमें? दोनों में, मत्स्य में भी और पशुपालन में भी। जो अभी सिर्फ किसान उत्पादन संगठन होता था एफपीओ, उसमें अभी हम लोग मछली और मत्स्य भी ले आए और पशुपालन भी ले आए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आप लोगों के मेंस के आंसर को एनरिच करेगा ये। अगर आप लोग लिख लेंगे फिश एफपीओ या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइव स्टॉक एफपीओ, तो ये आपके आंसर को एनरिच करेगा, ठीक है। लिखा है कि वैल्यू चेन बढ़ाएंगे और उनको मार्केट देंगे। और आप लोग देखेंगे फिश में जो है वुमेन का काफी कंट्रीब्यूशन है। यदि आप किसी कोस्टल एरिया में जाएंगे, चेन्नई में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में, तो महिलाएं आपको दिखेंगी मछली बेचते हुए, ठीक है। तो महिलाओं के समूह बनाने की बात कर रहे हैं कि वुमेन लेड ग्रुप, वुमेन लेड ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि वो फिशिंग को
मार्केट मिल सके, उनके मार्केट मिल सके और वो अपने वैल्यू चेन का अच्छे से उपयोग कर सके। ठीक है, फिश हर चीज में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, मेडिसिन में जो बोलते हैं कि रेटिना के लिए अच्छा होता है, फिश ऑयल यूज करते हैं लोग, जो बहुत लोग कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, उनको फिश ऑयल लगाया जाता है। तो बहुत सारे इसके मतलब वो हैं, एप्लीकेशन है इसके। अगर आप फिश के देखेंगे तो ये सब मार्केट, ये वैल्यू चेन में आएंगे। जितने भी फिश के प्रोडक्ट है सब किस में आएंगे, उसके वैल्यू चेन में आएंगे, कि फिश की वैल्यू को आप लोग कितना ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना स्प्रेड कर सकते हैं। और उसके मार्केट लिंक की बात कर रहे हैं कि हम उनको मार्केट भी देंगे। वो महिला सहायता समूह के द्वारा, महिला नेतृत्व वाले समूहों को मत्स्य किसान उत्पादक संगठन के साथ मिलकर बाजार संपर्क उपलब्ध कराएंगे। पहला किसानों में पहला था मत्स्य पालन, फार्मर्स में फर्स्ट था फिशरीज, सेकंड क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। सेकंड है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि हम लोग पशुपालन जो कि आपका ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाके में होता है, वहां पे लोगों को पशुपालन की महत्वता बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, और इंपॉर्टेंस बताने के बाद वहां के लोगों में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। मतलब हम लोग को रूरल इकोनॉमी में पशुपालन को इंटीग्रेट करना है, वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, और क्या लिखा है यहां पे, हम लोग को स्टार्टअप भी, आप देखेंगे बहुत सारे स्टार्टअप बन के आते हैं। अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात मैं करूं तो जैसे कि एक स्टार्टअप आपने सुना होगा, बरिस्ता, सुना है किसी ने? बरिस्ता, बरिस्ता एक स्टार्टअप है जो कि गांव से चालू हुआ है। वो क्या करते हैं, बॉटल भर के, फ्रेश बॉटल में दूध, दही, घी, जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको उन लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया मार्केट से। और एक एक लीटर की वैल्यू उनको 100 रुपीज, 150 रुपीज मिलती है एक्सपोर्ट के मार्केट से। बहुत अच्छा ब्रांड बना लिए बरिस्ता ने। और वो चालू किसमें किए थे, एज ए एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने के लिए वो चालू किए थे। और जो दो फाउंडर थे वो अमेरिका में जॉब करते थे। जब उनको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री को और बढ़ाया जा सकता है, तो अपनी जॉब छोड़ के वो कुछ दिन यहाँ पे रिसर्च किए और अभी काफी अच्छा ब्रांड वो बना चुके हैं, बरिस्ता बोल के, BARISTA। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एनिमल हस्बेंड्री में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोग अपने खुद का एक बिजनेस बनाना चाहते हैं इस एरिया में, इस फील्ड में, उद्यमिता विकास की बात कर रही है, किसमें, पशुपालन के क्षेत्र में। तो इट्स अ गुड पॉइंट। पहले तो सिर्फ हम लोग पशुपालन की बात करते थे, अब इसमें स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है उस चीज को लेके। ठीक है, और इनको क्या देंगे, सब्सिडी भी प्रदान करेंगे। यदि कोई स्टार्टअप है, कोई बिजनेस खुल रहा है, तो उनको सब्सिडी भी मिलेगा। ठीक है, एक ऋण संबंध सब्सिडी कार्यक्रम। ठीक है, जब आप लोग क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस लोन में जो इंटरेस्ट होता है उसमें आपको सब्सिडी मिलता है, जो सरकार आप लोगों को देती है। ठीक है, तीसरा है पशुधन उद्यमों के विस्तार और आधुनिकरण। बिल्कुल ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करना है। अब उन लोग भी क्या किए, बरिस्ता वाले भी मॉडर्नाइज किए। यदि जैसे गांव में लोग क्या कर रहे थे, दूध बेच रहे थे, शहर में बेच रहे थे, उसी में क्या करे, अच्छा सा बॉटलिंग ले आइए, अच्छा सा पैकेजिंग कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें एसेंस डाल दीजिए, तो क्या होगा, उसी चीज को आप लोग अच्छे मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग। आज के डेट में बोलते हैं यदि कोई भी सामान का खर्चा 200 रुपए है, तो 100 रुपए उसका किसका कॉस्ट है, मार्केटिंग का कॉस्ट है उसका। कैडबरी देख लो, कैडबरी का रैपर इतना प्यारा रहता है पर्पल कलर का कि आदमी सबसे पहले उसको चुनता है। इवन जैसे भी आप देख लेंगे, वैलेंटाइन हो गया, या फिर कभी भी आप लोग इस टाइप का देखेंगे, यूथ को देखेंगे, तो यूथ कैडबरी को पकड़ता है। कैडबरी एज कंपेयर टू अदर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कैडबरी का पर्पल जो पैकेट रहता है, उन्होंने देखना हर एक सेगमेंट में दिवाली का अलग एडिशन, होली का अलग एडिशन, अपने आप को क्या करते हैं उन लोग, अपग्रेड करते रहते हैं। तो वो है क्या, वो मार्केट स्ट्रेटेजी है, जिससे उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैकेजिंग से अट्रैक्ट कर रहे हैं। भले ही कैडबरी से अच्छी चॉकलेट कोई और कंपनी बनाती होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, बट पैकेजिंग अच्छा नहीं है, तो मार्केट नहीं है उनके पास में। सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं लाइव स्टॉक को। एनहांस क्रिएशन ऑफ लाइव स्टॉक, डेयरी एंड पोल्ट्री क्रिएशन ऑफ, ठीक है, लाइव स्टॉक FPO की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, पशुधन किसान उत्पादक संगठन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, पहला फिशरीज। फिशरीज में याद रखना 500 रिजर्वायर, 500 जलाशय
और अमृत सरोवर को इन लोग डेवलप करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, फिश एफपीओ की बात करें और वैल्यू चेन से कोस्टल एरिया में वैल्यू चेन और मार्केट इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स इट। फिर एनिमल हस्बेंड्री, सेम पॉइंट, पशुपालन। आगे बढ़े। अगला है कोकोनट। किसमें ध्यान दिया है, नारियल पे ध्यान दिया। किस पे, नारियल पे। भारत नारियल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसमें लिखा है लगभग 3 करोड़ लोग, जिनमें करीब 1 करोड़ किसान शामिल है। कौन से किसान, जो नारियल की इंडस्ट्री से, कोकोनट की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनकी आय कोकोनट आधारित है, कोकोनट पे बेस है जिनकी इनकम, जिनकी इनकम जनरेशन, ठीक है। जिनमें करीब 1 करोड़ किसान शामिल है, अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पहले लिख लेंगे, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट, ठीक है। सेकंड, अराउंड 30 मिलियन पीपल, अराउंड 1 करोड़ पीपल, 10 मिलियन पीपल। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ अराउंड पीपल डिपेंड्स ऑन कोकोनट फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए नारियल, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, नारियल की प्रोडक्शन में कॉम्पिटिटिवनेस भी होना चाहिए। मतलब अब क्या करेंगे धीरे से, कि कोकोनट बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। जो कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, आधे पेज के नोट्स बनाने हैं आप लोग, कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नारियल, भारत का नारियल बोर्ड, भारत का नारियल बोर्ड, उसमें देख लेना कहां पे स्थित है, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, कितने रीजनल सेंटर है देख लेना, ठीक है। मुख्य पॉइंट, 5-6 मुख्य पॉइंट लिख लेना उसके, ठीक है। टू फर्दर एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस इन कोकोनट प्रोडक्शन, आई प्रपोज्ड अ कोकोनट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस बार कोकोनट के प्रमोशन के लिए एक स्कीम लाई, ठीक है, नारियल उत्पादन संवर्धन योजना, नारियल उत्पादन संवर्धन योजना, कोकोनट प्रमोशन स्कीम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कोकोनट के प्रोडक्शन को बढ़ाना और कोकोनट के प्रोडक्शन को अगेन वैल्यू चेन से इंटीग्रेट करना। किससे, वैल्यू चेन से इंटीग्रेट करना, क्योंकि जो कोकोनट है उससे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आप लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे, आप लोग म्यूजिक वो सुने होंगे, सनबर्न सुने होंगे आप लोग, सनबर्न, या फिर जो आजकल म्यूजिक पार्टीज होती हैं, नाइट पार्टीज होती हैं, फास्ट म्यूजिक जो पार्टीज होती है मुंबई, बड़ी बड़ी सिटीज में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं इन लोग, 60 रुपए के जो नारियल का जो वो होता है, डाब होता है, उस डाब को बीच से काट के रेड बुल अपना क्या करेगा, लोगो लगा देगा, रेड बुल अपना लोगो लगा देगा, और उसी 60 रुपए के नारियल पानी को 500 रुपए में बेचते हैं। कुछ नहीं, चाकू से उसको बीच से काटेंगे, लोगो लगा देंगे, और ब्रांडिंग के नाम पे फिर क्या 500 में बेचेंगे उसको, ठीक है। तो बताइए आप कितना अच्छे अच्छे वे से आप इसके वैल्यू चेन को यूज कर सकते हैं, सिंपल है। तो आपको कोकोनट की प्रोडक्शन को बढ़ाना है और उसकी वैल्यू चेन में उसको मार्केट से इंटीग्रेट करना है, अगेन वही पॉइंट जो हम लोगों ने फिशरीज में किया था, ठीक है, मछली पालन में किया था, जिसका उद्देश्य प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और अल्प उत्पादक वृक्षों के नए पौधेरोपण सामग्री किस्मों से प्रतिस्थापित करके सहित विभिन्न, आगे नहीं पढ़ता मैं, इधर देख लो ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, एनहांस प्रोडक्टिविटी थ्रू वेरियस इंटरवेंशन, ठीक है, इंक्लूडिंग रिप्लेसिंग ओल्ड। मतलब कहने का मतलब ये कि जो पुराने पेड़ थे, जो पुराने पेड़ थे कोकोनट के, उनको रिप्लेस करके नए पेड़ लगाएंगे ताकि और अपन प्रोडक्शन उसका बढ़ा सके, ठीक है। यूटेंसिल से बनता है, हाँ। जैसे मान लो आप लोग देखेंगे आजकल टूरिस्ट स्पॉट बन रखा है, मॉलडीव्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, तो वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे डाब से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, इसके मार्केट वैल्यू चेन का एग्जांपल है कि जो भी आप नए नए प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं, हाँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर कोकोनट, ये इसका डेटा का मुझे आइडिया नहीं है, एक बार सर्च कर लेना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर कोकोनट का कौन है। प्रोड्यूसर तो है, प्रोड्यूसर तो है, और अगर कंज्यूमर होता है तो यहाँ बजट में लिखा होता है ऐसा, बट आई गेस कंज्यूमर नहीं है, बट हो भी सकता है। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे पास, प्रोड्यूसर उत्पादकता है, पॉपुलेशन भी हमारे पास है, तो हो सकता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी बिल्कुल हो सकता है।
क्रॉस चेक कर लेना एक बार, सेल्फ लाइफ भी ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। और कोकोनट की वैरायटीज भी अलग अलग होती हैं। जैसे आप देखना, आप चेन्नई के कोकोनट का डाब पीना तो टेस्ट अलग आएगा, बैंगलोर का अलग आएगा, हैदराबाद का टेस्ट अलग आएगा, और उसी के हिसाब से प्राइसेस भी है उसके। लोग बोलते हैं हैदराबाद का, बेंगलुरु का डाब है, उसका रेट हमेशा आपको हैवी मिलेगा, 70 रुपए 80 रुपए। हैदराबाद का आपको 50 रुपए मिल जाएगा। डिपेंड करता है, क्योंकि हैदराबाद का छोटा होता है, बेंगलुरु का थोड़ा बड़ा होता है, उस पर डिपेंड करता है। और मेनली कहाँ है, कोस्टल एरिया में बनता है। कोस्टल एरिया में केरला हो गया आपका, कर्नाटक हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज विथ न्यू सैपलिंग प्लांट वेराइटीज इन मेजर कोकोनट ग्रोइंग एरिया, ठीक है। और यहां पे क्या बोल रहे हैं, भारतीय काजू मतलब कैश्यू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित करते हैं। मतलब कैश्यू और कोको के लिए क्या हो गया, कोको, कोको जिससे कॉफी जो वो बनता है आपका, चॉकलेट बनता है, कोको पाउडर, कोको सबसे उसमें ज्यादा कौन है आगे, अफ्रीका। अफ्रीकन जो नेशन है वो काफी आगे हैं कोको में। घाना सुने होंगे आप लोग, घाना है ना। तो भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम। अभी देखेंगे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरेशन निकल के आए हैं जहां पे इंडिया में कोको देखने को मिला है, ठीक है। कोको का प्रोडक्शन देख, मतलब कोको की माइनिंग देखने को मिली है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, कैश्यू और कोको में इंडिया को आत्मनिर्भरता लाना है। किसमें, कैश्यू और कोको के प्रोडक्शन में इतना इंडिया को आत्मनिर्भरता लाना है। भारत कच्चे काजू और कोको के उत्पादन तथा प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू तथा भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांडों में परिवर्तित किया जा सके, ठीक है। तो टारगेट है 2030 तक इंडियन कैश्यू और इंडियन कोको को हम एक ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं, बनाएंगे। तो ये आप लोग लिख लेंगे कि इंडियन कैश्यू एंड इंडियन कोको आर गोइंग टू बिल्ड अ ग्लोबल ब्रांड बाय द ईयर 2030। तो ये आप लोग से पूछ सकता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, इससे पूछ सकता है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बन जाएगा, वो क्या कर देंगे, यहां पे कैश्यू और इंडियन कोको की जगह लिख देंगे आलमंड एंड इंडियन कोको। क्वेश्चन बना देंगे क्या, आलमंड एंड इंडियन कोको। और आप लोगों को रहेगा ठीक है भाई 2030 तक आया था, बट आलमंड नहीं है, वो क्या है, कैश्यू है। बादाम नहीं है, वो क्या है, काजू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फंस सकते हैं, है ना, प्रीलिम्स में। और मेंस में भी आप लोगों को अगर डेटा नहीं मिलता तो डेटा यहां से उठाओ ना। फिशरीज से 2 पॉइंट उठा लिए, एनिमल हस्बेंड्री से 2 पॉइंट उठा लिए, यहां कोकोनट से 2 पॉइंट उठा लिए, इससे 2 पॉइंट उठा लिए। किसमें, कोई भी क्वेश्चन जो भी आएगा फार्मर के, उससे फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट फूड प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना अच्छा पॉइंट उठाइए आप लोग यहां से। 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है GS3 में आना ही है, फूड प्रोसेसिंग का, फूड्स का, एग्रीकल्चर का, यहां से पॉइंट उठाइए आप लोग। बढ़े आगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। तो भारत विस्तार, भारत विस्तार करके एक ऐप है। ये एक ऐप है, एक AI टूल है, जिसमें अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में जितने भी आपके जो भी किसान हैं उनको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इस पे आपके जो हम लोग का एग्री स्टैक पोर्टल्स है, जहां पे कौन से जमीन में क्या उगाना है, कौन से जमीन में कितने न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, केमिकल लगेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर लगेंगे, कीटनाशक लगेंगे, पेस्टिसाइड्स लगेंगे। और एग्रीस्टेक पोर्टल्स के साथ साथ ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, दोनों की मदद से एक सिस्टम बनाया गया है, भारत विस्तार पोर्टल, जिसकी वजह से हम लोग फार्मर्स को यह बता सकते हैं कि आपके जो फार्म है, आपका जो एरिया है, उसमें कितनी उत्पादकता होगी और फार्मर कौन सा डिसीजन बेटर ले सकता है अपने फार्म फील्ड के लिए, ताकि उसका रिस्क कम हो सके, ताकि उसको गवर्नमेंट एडवाइजरी सपोर्ट प्रदान कर सके। अब वो किसके लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए, उसके बेटर मार्केट के लिए। सिंपल। तो एक पोर्टल भारत विस्तार का निर्माण किए, ठीक है। एक बहुभाषी AI उपकरण शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं, जो एग्रीस्टैक पोर्टल, और एग्रीस्टैक मतलब डिफरेंट स्टेट का अपना अपना एग्रीस्टैक पोर्टल होता है, ठीक है, जहां पे वो अपने स्टेट की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो उस पोर्टल को, और कृषि पद्धतियों पर ICAR पैकेज। ICAR क्या होता है,
जो डिफरेंट डिफरेंट नए नए जो बीज आते हैं हर एक प्लांट के, गेहूं के, राइस के, नए नए उसमें मॉडिफिकेशन होता है, उस पर रिसर्च करता है क्या? आईसीएआर। भारत में कृषि का सबसे बड़ा अनुसंधान है आईसीएआर, जो कि दिल्ली में है। रीजनल सेंटर भी है इसके बहुत अलग अलग जगह में, बट मेन है दिल्ली में, जिसको जहां पे क्या है, पूसा रोड में। कहां पे? पूसा रोड में। पूसा रोड में ही सारी यूपीएससी की क्लासेस लगती हैं। जितने भी दृष्टि, नेक्स्ट, विजन, बाजीराम, सब कहाँ है? पूसा रोड में है। पूसा रोड राजेंद्र नगर में है, ठीक है, राजेंद्र नगर में, जहां पे वहीं पे बगल में आईसीएआर की बिल्डिंग है। जब मैं क्लास से अपने घर आता था तो बीच में हम लोग का आईसीएआर की बिल्डिंग पड़ती थी मेट्रो से, ठीक है, पूसा रोड में। तो उनके पैकेज को एग्रीस्टेक पोर्टल से इंटीग्रेट करके हम फार्मर को एक बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है। अगला क्या है? मानसिक स्वास्थ्य और आघात देखभाल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, ठीक है। मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर को लेके बात कर रहा है बजट, मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर पे, ठीक है। अभी देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में मेंटल हॉस्पिटल नहीं है एक भी। उत्तर भारत में मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? देर आर नो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ केयर इन नॉर्थ इंडिया। तो वहां पे हम लोग 2 मेंटल हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। निमहंस कहां है? निमहंस बैंगलोर में है। निमहंस जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, सॉरी मेंटल हेल्थ, ये कहां है आपका? बैंगलोर में, ठीक है। तो ये आपका निमहंस को नॉर्थ इंडिया में भी खोलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी। और जो बोलते हैं ना रांची का पागल खाना, तो रांची के पागल खाने को भी अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। रांची हो गया और कौन? तेजपुर हो गया। रांची और तेजपुर के पागल खाने को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। और उत्तर भारत में 2 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जरी, दोनों हॉस्पिटल नया खोलने की बात कर रही बजट, ठीक है। निमहंस हो गया, निमहंस, निमहंस, NIMHANS, NIMHANS, निमहंस, ठीक है। तो 2 नए निमहंस खोलने की बात कर रहे हैं। सिंपल। जैसे एम्स था, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साइंस, ठीक है, वैसे ही यहां पे क्या हो रहा है? और मेडिकल साइंस के लिए, मेंटल साइंस के लिए हम लोग 2 और इंस्टीट्यूट खोलने की बात। बोलते हैं कभी कोई ब्रेन सर्जरी है, मेजर ब्रेन अटैक आया है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो निमहंस में अच्छा उसका उपचार होता है, ठीक है। बढ़े आगे। अरे आप लोग भी तो बोले होगे, बोलते होगे, कभी सुने होगे आगरा का पागल खाना, रांची का पागल नहीं सुनो? रांची का, आगरा का, दो ही को सुनते, मैं ही बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। लास्ट देखेंगे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी? पूर्वोदय राज्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान देना है, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट पर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे अलग से फोकस करने का बजट मांग करता है, ठीक है। मतलब ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से फंडिंग की बात कर रहा है बजट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट 41% अपने कुल उसका पैसे का 41% जो राज्यों को देती है, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके अतिरिक्त स्टेट, ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलग से पैसे देने की बात कर रहा है। और एग्जाम्पल क्या लिखा है यहां पे? मैं दुर्गापुर में एक नोड के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास, ठीक है। एक कोस्टल एरिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलने की बात कर रही, कहां पे? दुर्गापुर। दुर्गापुर में एक ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मतलब जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, ईस्टर्न कोस्ट है बे ऑफ बंगाल के बगल में, उड़ीसा और बंगाल को कनेक्ट करता हुआ, वहां पे हम लोग एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहां पे
5 टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के सृजन करेंगे। ठीक है, 5 पूर्वोदय राज्य, इसमें कौन कौन सा राज्य दिया गया है? अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ये तो नॉर्थ ईस्ट का हो गया। पूर्वोदय में 5 राज्यों में कौन कौन आ जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल आ जाएगा आपका, उड़ीसा आ जाएगा आप लोगों का, है ना। ऐसे करके जो भी कोस्टल एरियाज है ना ईस्टर्न स्टेट्स में, उसके 5 राज्य में 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 4000 ई बस की बात कर रहे हैं, 4000 ई बस की, तथा 4000 ई बसों की व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूँ। ई बसेस किस लिए? ताकि टूरिज्म बढ़ा सके। ठीक है, आप लोग कभी भी पुरी जाएंगे या दिल्ली जाएंगे तो हर एक जहां पे आइकॉनिक साइट होती है वहां पे एक बसेस चलती हैं। दिल्ली दर्शन हो गया, मुंबई दर्शन हो गया, जहां पे आप लोगों को एक दिन में पूरा दिल्ली घुमाया जाएगा। दिल्ली में जितने धरोहर हैं आपके, कुतुब मीनार हो गया आप लोगों का, है ना, जामा मस्जिद हो गया आप लोगों का, ये सब आप लोगों को घुमाया जाता है किसमें? दिल्ली दर्शन में। और वो सब किसमें होता है? थ्रू ई बसेस होता है। तो इसीलिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 4000 ई बसेस के लिए बात की गई। ठीक है, किसमें? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये नॉर्थ ईस्ट का ये नीचे है, ये ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, लिखा है कि थेरावाद हो गया, महायान हो गया, वज्रयान हो गया, जो बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट हैं, ये कहां देखने को मिलते हैं हम लोग को? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। अरुणाचल, सिक्किम देखेंगे यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रोपोगेट है वहां पे। एक कहां? एक नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा कहां? हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन में क्यों? क्योंकि वो तिब्बत से कनेक्ट है, तिब्बत से कनेक्ट है। सिक्किम हो गया आपका, ठीक है, नेपाल में भी देखेंगे आप लोग बुद्धिज्म काफी अच्छा है। तो इसीलिए बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध स्थल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र थेरावाद, महायान, वज्रयान परंपराओं का एक सभ्यतागत संगम है। ठीक है, तो यहां पे 5 राज्य, अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, 6 स्टेट तो हो ही गए। ठीक है, 6 राज्य में क्या करेंगे? इनके लिए एक इंटीग्रेट स्कीम बनाएंगे, जहां पे जितने भी बुद्धिज्म टेम्पल है उनको अपग्रेड किया जाएगा, जितने भी मोनेस्ट्री हैं, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, पिलग्रिमेज सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, पिलग्रिमेज सेंटर बनाया जाएगा, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, उनके कनेक्टिविटी के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, और उनके सारे एम्यूनिटीज, उनकी फैसिलिटीज का अच्छा सूरत देखा जाएगा, मतलब उनकी फैसिलिटीज अच्छे ढंग से मुहैया करवाई जाएगी। सिंपल, ताकि कोई भी दिक्कतें ना हो। किसको? तीर्थ यात्री को, जो मोनेस्ट्री में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, है ना। जैसे आप बाबा धाम वगैरह जाते हैं तो देखेंगे वहां पे हर जगह आप लोगों को वो मिलेगा, रुकने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए धर्मशाला वगैरह आप लोगों को मिलेगा हर पट में। केदारनाथ चले जाइए, अमरनाथ चले जाइए, सब जगह मिलेगा। तो वैसे ही बुद्धिज्म पिलग्रिमेज, बुद्धिज्म साइट्स को क्या कर रहे हैं इन लोग? प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टूरिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। इस योजना में मंदिरों और मठों के संरक्षण, तीर्थ व्याख्या केंद्रों, संपर्क सुविधाओं और तीर्थ यात्री सुविधाओं को शामिल किया गया है। ये तो अच्छी बात है, कोई भी स्कीम होगी तो उससे रिलेटेड फैसिलिटी तो लेंगे। ये भले ना लिखो तो भी चलेगा, बट ये ऊपर वाला लिख लेना, 6 स्टेट का नाम लिख लेना। सेवन सिस्टर्स में कौन सा स्टेट छूट गया? और नागालैंड भी छूट गया ना, बढ़ गया। कौन नहीं है बोल रहे हो? सिक्किम है ना, 7 सिस्टम नहीं आता ना सिक्किम। खैर ये सब ना बचपन में पढ़ते थे जीके में, फैक्चुअल क्वेश्चन में, बट यूपीएससी नहीं पूछता ना इस टाइप का क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, याद रखना। अगर कई लोग आपके नॉलेज भी जज करेंगे ना कि भाई बता सबसे लंबा रोड कौन सा है इंडिया में, नेशनल हाईवे पहला कौन सा है, तो नहीं पता, अरे क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पहला नेशनल हाईवे ही नहीं पता तेरे को तो। 7 वंडर्स, भारत के 7, विश्व के 7 अजूबे कौन से हैं, नहीं पता तो नहीं पता। सिंपल है, फैक्चुअल डेटा नहीं आता यूपीएससी में कभी भी, और नहीं पता तो नहीं पता। इतना फैक्चुअल कौन याद करके रखे? सिंपल है। किसी को पता है 7 अजूबे? ठीक है,
यूनिटी कहाँ से आ गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आया ही नहीं है सात अजूबे में, नहीं है। हाँ, खैर जरूरत नहीं है वो सब चीज की, फैक्ट है, जरूरत नहीं है वो सब चीज, कितना परेशान मत हुआ करो फैक्ट के लिए। हाँ वो कोलेशियम तो है, वो जो टेढ़ा बिल्डिंग है कोलेशियम ही है। नहीं तो कई लोग आप लोगों को बोलते होंगे ना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो इतना भी नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता भाई, इतना। हाँ हाँ, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा वो हो गया, जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन हो गया, ये पता होना चाहिए सब कि भाई देश अगर विश्व में क्राइसिस चल रहा है तो क्या रुख इंडिया लेगा, क्या रुख यूएस लेगा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव है। फैक्चुअल तो आज से 15 साल पहले यूपीएससी पूछता था, अभी नहीं पूछता फैक्चुअल। आगे बढ़े, लास्ट स्लाइड, नहीं एक बची है, ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों का तीन वो हो गया, तीनों कर्तव्य आप लोगों का हो गया। अब थोड़े बहुत रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में। होपफुली कल आप लोगों का बजट कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो परसों तो डेफिनेटली कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, नया आयकर अधिनियम, न्यू इनकम टैक्स एक्ट, जिसको हम लोग कब से लागू कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से हम लोग लागू कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करता है? जो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 है उसको क्या करता है? रिप्लेस करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हम लोगों ने रिप्लेस किया किससे? इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, जिसको चालू कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, मतलब कल से लागू हो गया। ठीक है, सेम चीज हम लोग उसमें भी किया ना, लेबर कोड में भी किया ना हम लोगों ने। लेबर कोड जो पुराने थे हम लोग, उसको हम लोगों ने 4 कोड में बांट दिए, है ना। सेम चीज हम लोगों ने इसमें किया था, क्योंकि काफी पुराने 1961 में बना, लगभग 60 65 70 साल तो हो गया इसको बने, तो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और इसमें क्या बोल रहे हैं? अभी जो आपका इनकम टैक्स आया है, इसमें यदि कोई टैक्स पेयर है जो टैक्स कर को पे कर रहा है, उसमें किसी सीए की जरूरत नहीं है आपको। उसमें आप लोगों को लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और इजी वे में कोई भी इंसान, जागरूक पढ़ा लिखा इंसान अपने टैक्स को पे कर सकता है। किसी गैजेटेड ऑफिसर की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग टैक्स पे करने जाएंगे, भले ही आप लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आईटीआर पे करते हैं, भले ही आप लोग जीरो आईटीआर पे करेंगे, टैक्स वहां पे आप लोगों का जीरो आएगा, लेकिन फिर भी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, जमीन लेते समय, गाड़ी खरीदते समय आप लोग आईटीआर फिल करते हैं एज अ कंज्यूमर। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग किसी भी सीए के पास जाएंगे, वो क्या करेगा? आपसे 1500 रुपए लेगा टैक्स भरने का। ठीक है, तो गवर्नमेंट यही बोल रही है कि हम लोग सिंप्लीफाइड कर रहे हैं आपके टैक्स का प्रोसेस को, ताकि कोई भी इंसान खुद भर सकता है। लिखा है ना, द फॉर्म्स हैव बीन रीडिजाइंड सच दैट ऑर्डिनरी सिटीजन कैन कंप्लाई विदाउट डिफिकल्टी, है ना। पत्रों को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया कि सामान्य नागरिक बिना किसी कठिनाई के अनुपालन कर सके। ये वाला लाइन, ठीक है। बाकी इसके जो प्रोविजंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए तो हम पढ़ेंगे आगे, नहीं तो फिर नहीं पढ़ेंगे। आप लोग सीए तो कर नहीं रहे हैं, जो आप लोगों को एकदम इसके टर्म्स पढ़ना है, फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 15 क्या होता है। आगे बढ़े, 3 पॉइंट लिखिए। इनकम टैक्स 1961 को रिप्लेस कर दिया गया इनकम टैक्स 2025 से, जो चालू हो रहा है 2026 1 अप्रैल से। ठीक है, और इसमें लिखा है कि थोड़ा सिंप्लीफाइड, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तो होगा ही, तो नया बना है तो सिंप्लीफाइड होगा, थोड़ा सरल होगा पहले से, फॉर्म्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, फॉर्म्स इजी होंगे। ठीक है, और जो लोग पहले वाले नियम से चल रहे थे, उनको उचित समय दिया जाएगा टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, मतलब टैक्स पे करने की डेट को एक्सटेंड करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी उसको। आगे बढ़े, इसके बाद साथ लास्ट लास्ट स्लाइड है, चलो। हाँ ये लास्ट स्लाइड है, ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग, गवर्नमेंट ने ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या किया? जीवन को इजी बनाने के लिए क्या किया? ठीक है, बहुत सारे पॉइंट थे ईज ऑफ लिविंग में, बस वो काफी टेक्निकल पॉइंट थे, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा
पहला पॉइंट ये, कभी भी आप लोग एजुकेशन या मेडिकल पर्पस पे, कभी भी आप लोग एजुकेशन या मेडिकल पर्पस पे लोन उठाते हैं या उसका बिल पे करते हैं, तो डायरेक्टली आपके बिल में पहले 5% गवर्नमेंट टीसीएस, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मतलब जहां पे आप पैसा पे कर रहे हैं उसी में टैक्स आपका 5% जुड़ के आएगा। लेट सपोज आप कोई उपचार कराए, ठीक है, आपको कोई बीमारी हो गई या उपचार कराए, 2.5 लाख का बिल आया, ठीक है, तो 2.5 लाख में गवर्नमेंट ऑलरेडी 5% जोड़ी हुई है अपना, तो उस 5% को कम करे कितना कर दिए, 2%। ठीक है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मतलब जब आप पे करते हैं तो उसी समय वो क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। आपको अलग से दिखेगा भी नहीं कि कितना टीसीएस आपका आ रहा है। ठीक है, आपको लगेगा 2.5 लाख पूरा मेरा किसका है, उपचार का पैसा है जो आप हॉस्पिटल को दे रहे हैं, जबकि उसका 5% किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को टीसीएस के रूप में हॉस्पिटल दे रहा है, तो उसको 5 से क्या कर दिया है, 2% कर दिया है। हाँ हाँ, ये तो 1 अप्रैल से लागू हुआ ना, 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, दूसरा क्या है, और यहां पे किसके लिए दिया, इजेंशियल, एजुकेशन भी इजेंशियल है, एजुकेशन लोन लेते हो वो भी इजेंशियल है, मेडिकल पर्पस भी इजेंशियल है, दोनों इजेंशियल चीजों पे लिया गया। ठीक है, हाँ, आप घर खरीदने के लिए लोन ले रहे होगे तो उसमें नहीं की गवर्नमेंट। ठीक है, इजेंशियल चीजों में गवर्नमेंट ने ईज ऑफ लिविंग किया। दूसरा वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी नियम कानून है टैक्स पे करने के लिए उसको थोड़ा इजी किया गया है, ताकि आप किसी ऑफिसर की जरूरत ना हो, आप वो फॉर्म को खुद फिलअप कर सके। उसी पॉइंट को बताया, ईज ऑफ लिविंग में छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं जिसके अंतर्गत नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया आकलन अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के बजाय कम या शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यही बोल रहा है, जो लोग कम टैक्स पे करते हैं या फिर जीरो टैक्स पे करते हैं उनको किसी अधिकारी से, असेसिंग ऑफिसर बेसिकली सीए ही होंगे, सीए लोग से करवाने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली उसको रूल बेस्ड, मतलब आपको लिखा रहेगा कि कैसे कैसे आपको टैक्स पे करना है, नियम लिखे रहेंगे सारे, उस नियम को पढ़िए और टैक्स को पे कर दीजिए। ठीक है, अब जो ज्यादा टैक्स पे करता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो तो सीए की मदद लेगा ना कि कहां पे टैक्स को मैं कम कर सकूं, कैसे टैक्स को कम कर सकूं, कैसे टैक्स की मैं चोरी कर सकूं, तो सीए की मदद लेगा ही लेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है,